हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। अब आज का जो टॉपिक है ये हमारा एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा लॉन्ग में भी आ सकता है। काफ़ी बार इसको 10 मार्क्स में पूछा गया है। बाकी इसमें हमारी 3 ड्रग्स आती हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ग्लूकोनाइड। ठीक है, तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस टॉपिक से। कभी कभी ये हमारे तीनों ड्रग्स जो है इसी टॉपिक में पूछ ले जाते हैं, कभी कभी सेपरेटली पूछ ले जाते हैं। तो ये इसीलिए ये हमारे लॉन्ग में आता है क्वेश्चन। और बाकी ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं ये हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी में, इसीलिए ये हमारी यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा एग्जाम में मतलब कि ऐसे भी आ सकता है डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी करके, और एक ऐसे भी आ सकता है इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। और जो थर्ड क्वेश्चन बन के आता है ये हमारा रिप्लेसमेंट थेरेपी के नेम से भी आ सकता है। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था बेसिकली फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम अपनी यूनिट सेकंड के बारे में चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा था। ठीक है, तो चैप्टर सेकंड हमारा था मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस चैप्टर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है एंड बाकी जो हमारी यूनिट वन है और जो बाकी यूनिट सेकेंड का हमारा चैप्टर फर्स्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इन सारी वीडियोज़ को तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप लोग सभी लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को फ्रीली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आप लोग फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में नहीं पता है तो जो हमारा पार्ट वन था यूनिट सेकंड चैप्टर सेकंड का जो पार्ट वन था उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूरा ब्रीफ में डिस्कस किया है, वहाँ से आप लोग प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि हमारी ये पूरी ह्यूमन बॉडी होती है। ठीक है, और हमारी ह्यूमन बॉडी में 40% हमारा सॉलिड मैटर प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारी बोन्स होती हैं एंड टिश्यूज होते हैं, एंड बाकी का जो हमारा 50 to 60% होता है वो हमारा अप्रॉक्स फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। और ये जो हमारी बॉडी में फ्लूइड्स है इनके अंदर हमारे ये जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, इंट्रा सेलुलर मतलब कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं फ्लूइड्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में, मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। जैसे कि हमारा हो गया क्लोराइड, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इस पे। कैल्शियम हो गया, इसमें हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सभी क्या है, ये हैं हमारे आयंस, और इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स के नेम से भी जानते हैं, जो कि हमारे इन फ्लूइड जो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स होता है उनके अंदर ही हमारे पाए जाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो ये हमारे आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी के होमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का काम करते हैं और हमारी बॉडी को एक तरीके से चलाने का भी काम करते हैं। तो ये तो सिंपली आप लोगों को समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है, अगर मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ब्रीफ में जानना है तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो दे दिया उसका। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। अब रिप्लेसमेंट के मतलब से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ आप लोग रिप्लेस कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोग कोई चीज़ भी यूज़ करते हो, ठीक है, अब जैसे कि आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, ठीक है, अब एक हमारा मोबाइल होता है, अब जब आप लोग उसको यूज़ करते हो वो हमारा पुराना हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर आप लोग उसके क्या करते हो, दूसरा नया मोबाइल ले आते हो। जो पुराना मोबाइल है उसको आपने किससे रिप्लेस किया, नए मोबाइल से किया ना, तो हमारा नया मोबाइल आ जाएगा, और जो पुराना मोबाइल किसी काम का नहीं है तो आप लोग उसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमारा रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, चलिए वो समझ लेते हैं। ये तो हमारा एक एग्जांपल था। अब यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे हम इन आयंस को रिप्लेस करते हैं, मीन्स एक तरीके से यहाँ पे हम आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करते हैं। तो अब मान लीजिए आपने कोई चीज़ भी खाया, ठीक है, अब जैसे आप लोग नॉर्मली एकदम फिट है, अगर आप लोग का बहुत मन करता है ना, कि जैसे बहुत लोग का, मेरा ही मन करता है कि जंक फूड खाने का, तो आप लोगों ने सोचा कि चलिए हम बाहर जाके कुछ अच्छा सा खा लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने खाया, ठीक है, अब उसका हो गया पेट खराब, अब उसको क्या होने लगी, उल्टियाँ होने लगी, या फिर लूज मोशन लग गए, या फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा पेट खराब हो गया। तो फिर क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कोई भी इंसान है, जब वो वॉमिटिंग करता है तो आपके जो बॉडी का जितना भी फ्लूइड रहता है वो सब बाहर आता है। अब वॉमिटिंग करते हैं तो वो सारा पानी ही तो होता है जो हमारी बॉडी का होता है, वो सब बाहर आ जाता है। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि हमारी बॉडी में 50 to 60% क्या प्रेजेंट है, अप्रॉक्स फ्लूइड प्रेजेंट है। अब जो हम वॉमिटिंग कर रहे हैं उससे जो
मतलब कि जो फ्लूइड बाहर आ रहा है हमारी बॉडी से, तो हमारे फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, हमारे ये सारे आयंस या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। तो उसी फ्लूइड के थ्रू हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी तो बाहर आ रहे हैं ना। तो जब कोई चीज़ हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है तो उस चीज़ की हमको कमी हो जा रही है। मान लो जैसे वॉमिटिंग के थ्रू जितना भी हमारी बॉडी का फ्लूइड होगा वो मान लीजिए 10% निकल रहा है, ठीक है। अब उसी के साथ साथ हमारे ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो निकल रहे हैं। डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयंस भी इसी फ्लूइड के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। तो किसकी कमी हम लोगों को हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है हमारी बॉडी में। अब जैसे कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स एंड जो आयंस है इनका बेसिकली काम क्या है, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का काम कर रहे हैं और हमारी बॉडी के होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं एंड बाकी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब ये फ्लूइड के थ्रू ये निकल जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर, तो हमको इनकी कमी हो जाएगी ना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे कि किसी को लूज मोशन होते हैं या फिर वॉमिटिंग वगैरह होती है तो बंदा बहुत ज़्यादा मतलब कि कमज़ोर फील करता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर सुस्ती से आ जाती है। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में आयंस की कमी हो जाती है। तो जिस हिसाब से जो हमारा होम्योस्टैसिस पहले अच्छा था वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है हमारी बॉडी का। तो अब इस जगह पे क्या करते हैं, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है किसी भी बंदे को, तो इस जगह पे हम क्या करते हैं ना, अब जैसे कुछ खा पी भी रहे हैं तो वो भी बाहर निकला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे बाहर से जो आयंस होते हैं, मतलब कि जो एक्सटर्नली आयंस होते हैं जैसे क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट वगैरह हो गया, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली एंटर कराते हैं ह्यूमन बॉडी में, या तो फिर इंजेक्शन के थ्रू मतलब देंगे, ठीक है, जिससे कि जो आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स उसके बॉडी में पहुंच जाए, या फिर बहुत सारे डाइटरी सोर्सेज के थ्रू करेंगे कि खाए पिए तब उसके अंदर इन सारे ये जो आयंस की कमी हुई है वो पूरी हो जाए। तो यही हमारी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि जिस हिसाब से इन सब प्रोसेस की वजह से जो हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयंस की जो कमी हो रही थी उसको हम एक्सटर्नली एडमिनिस्टर्ड कराते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। मतलब कि जैसे खा पी के उसने अपने बॉडी में फ्लूइड वगैरह के थ्रू, जैसे कि कोई होता है ना जैसे जूस वगैरह पीते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि ये हल्की फुल्की चीज़ें पी लो, खा लो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। तो उसके थ्रू एक्सटर्नली वो बंदा क्या करता है ना कि अपने बॉडी में आयंस की कमी को पूरी करता है। कैसे, कोई डाइटरी सोर्सेस लेके एंड जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं उसको लेके। ये कंप्लीट प्रोसेस हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का पूरा फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, इजी फॉर्म में समझ में आ गया होगा। वही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई वही सब कुछ यहाँ पे पूरा कंप्लीटली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो अगर इन केस हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाती है, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यहाँ पे हम इसको मतलब मेंटेन या फिर ओवरकम करने के लिए, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल गए या फिर इम्बैलेंस हो गए हमारी बॉडी में, उसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सटर्नली एडमिनिस्टर्ड करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में। जैसे कि बाहर से कोई भी चीज़ हम उसको खाने पीने के लिए देते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू आयंस की कमी को पूरा करते हैं। तो ये तो आप लोग कंप्लीट जान गए इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ आ जाते हैं आयंस के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस में बहुत कुछ दिया रहता है पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे जो हमारा होता है ना इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमारे कुछ आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो अब यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट है इसके ऊपर लगा है स्टार, तो इसका मतलब इसके बारे में हमको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करना होगा। ये हमारे एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं और कभी कभी एग्जाम में सेपरेटली भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इसके बारे में हमको यूजेस तो हम लोग को पता चल गए कि ये हमारी रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ हुए मतलब हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, एस्से वगैरह इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और मोस्टली हमारे एग्जाम में यही वाले कंपाउंड्स आते हैं जिनके ऊपर हमारा ये स्टार लगा होता है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये हमारे बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे बेसिकली हमारे 3 कंपाउंड्स आ जाते हैं या रिप्लेसमेंट थेरेपी में। एक हमारा होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में, तीनों के बारे में यहाँ पे हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आ जाता है सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो ये हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा एक NaCl मतलब कि हमारा सॉल्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली हम लोग घरों में यूज़ करते हैं NaCl मतलब कि सॉल्ट, तो वही हमारे यहाँ पे क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हमारा होता है 58.44। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे हमारा NaCl। इसके सिनोनिम्स होते हैं जैसे कि रॉक सॉल्ट हो गया, टेबल सॉल्ट हो गया एंड कॉमन सॉल्ट हो गया। यानी कि ये जितने भी सॉल्ट्स हैं ये हमारे एक तरीके से नेचुरली ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अब इसके हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर लें कि इसको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये बेसिकली हमारा नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हुआ होता है, या फिर इसको हम लेबोरेटरी में भी, जैसे लैब वगैरह में भी इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके नेचुरल सोर्सेज के बारे में देख ले तो ये हमारा बेसिकली नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, जैसे कि हमारा रॉक सॉल्ट हो गया, सी सॉल्ट, जैसे समुद्र वगैरह से हमको ये सॉल्ट जो होता है मिल जाता है। लेकिन जब ये मतलब वहाँ से जैसे नेचुरल तरीके से मिलता है तो ये हमारा सबसे पहले क्या होता है, ये NaCl के फॉर्म में, मतलब ये हमारा ऑब्टेन होता है सोर्स से, तो ये हमारा क्या कहलाता है, NaCl। तो ये जो हमारा सॉल्ट होता है उस टाइम पे इम्प्योर फॉर्म में रहता है, इसमें मतलब कि बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो इसको प्योर बनाने के लिए इस सॉल्ट को हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ प्रोसेसेस को यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन वगैरह इसका करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं, जिससे कि ये जो सॉल्ट में इम्प्योरिटी वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाए। तो जैसे कि ये नेचुरली तो हमको मतलब रॉक सॉल्ट वगैरह जो पत्थर वगैरह से मिलता है, या फिर सी सॉल्ट नेचुरली हमें ऑब्टेन होता है। लेकिन इसको अगर हम लेबोरेटरी फॉर्म में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, लैब वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन के थ्रू इसको हम इम्प्योरिटी इसकी सारी ख़त्म कर देते हैं और इसको हम एकदम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं अपने NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड को। तो जैसे कि यहाँ पे हम पानी वगैरह डाल देते हैं सॉल्ट में, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इवेपोरेशन, जितना भी पानी रहता है वो उड़ जाता है और जो हमें नमक मिलता है वो सारी चीज़ें हमें मतलब कि मिल जाती हैं। और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट कर लेते हैं, मतलब कि जितना गंदगी रहेगी सब वो हमारी फ़िल्टर हो जाएगी और हमको नेचुरल तरीके से हमको NaCl मिल जाता है। अब इसका हम लेबोरेटरी मैथड देखें, यानी कि हम अपने NaCl को लैब वगैरह में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमको क्या करना होता है, स्मॉल स्केल पे एसिड बेस रिएक्शन करनी होती है। एक यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसिड लेते हैं और एक हम लेते हैं बेस, और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे NaCl बन के हमको मिल जाता है और यहाँ से वाटर निकल जाता है। तो अभी तक हमने जितने भी एसिड बेस रिएक्शंस या फिर टाइट्रेशन में हमने यही पढ़ा था कि जब ये एसिड एंड बेस को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है। तो यही हमारा क्या बन जाता है, फाइनली यहाँ पे हमको सोडियम क्लोराइड बन के हमको मिल जाता है इन अ लेबोरेटरी मैथड। तो ये इसकी छोटी सी रिएक्शन हो जाती है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वो जैसे कि आप लोग को रिएक्शन समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है ना, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जैसे हमने HCl ये हमारा एसिड है, NaOH ये हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम एसिड बेस को यहाँ पे मिला रहे हैं तो हमारा बन रहा है NaCl। अब यहाँ से हमारा Cl नेगेटिव निकल जाएगा और यहाँ से हमारा Na पॉजिटिव। अब आप लोग को पता है नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल जाते हैं और यहाँ से हमारा H और OH, यहाँ पे हमारा H2O बन जाएगा मतलब कि वाटर। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव और Na प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो आई होप आप लोग इसकी रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। अब चलिए जल्दी से हम इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। अब पहले एक बात ये समझ लीजिए कि MOP मतलब कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमको नेचुरल सोर्स एंड लेबोरेटरी मेथड इन सब के बारे में पढ़ा है कि हमारा ये जो मतलब कि सॉल्ट है ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ और इसको हमने लैब वर्क में कैसे इसको हमने परफॉर्म किया, फिर बनाया इसको, और हमारा कैसे यहाँ पे सॉल्ट बना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन आती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हमारा क्या आएगा, केमिकल ऑफ रिएक्शन आएगी। तो इसके बारे में आप लोग को रिएक्शंस में लिखना होगा। ठीक है, इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे कि हमने लेबोरेटरी मेथड में हमने अपने NaCl को यहाँ पे बना लिया, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपने NaCl को हमने यहाँ पे मतलब कि पूरी तरीके से अच्छे से बना लिया। अब जो हमारा NaCl होगा इसको हम एक दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा जो NaCl वो हमारी किन किन चीज़ों में यूज़ होता है या फिर यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो आप लोग को सिंपल सा फंडा यही अपनाना है, ये जो हमारा Cl है ये हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, Cl यहाँ पे Ag के साथ निकल जाएगा तो हमारा AgCl बन जाएगा, मतलब कि सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। और जो हमारा Na और NO3 बचा है तो ये Na और NO3 जो है यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हमको मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड।
और अगर आप लोग को याद हो कि जब डाउन एरो रहता है तो ये हमारा किसके फॉर्म में रहता है, ये हमारा रहता है पीपीटी के फॉर्म में। तो ये हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, प्रेसिपिटेट। तो एक रिएक्शन हमारी ये सिंपली हो गई कि सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे और हमारा सिल्वर क्लोराइड यानी कि हमको पीपीटी बन के मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम NaCl के 2 मोल्स ले लेते हैं 2 NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब कि अपने सॉल्ट को यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्म में क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है ये हमारे इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा H के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, और ये इसके 2 मोल्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम ये इसके 2 मोल्स ले लेंगे और यहाँ पे बन जाएगा हमारा HCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बचा हुआ हमारा क्या है, NaSO4। तो Na2 और ये जो इसका 2 है और ये हमारा SO4 है, Na2SO4, ये हमारे यहाँ से निकल जाएगा और हमारे यहाँ पे क्या बन के तैयार हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको मिल जाएगा। यानी कि जब हम सॉल्ट को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको यहाँ पे क्या बनेगा, HCl बनेगा। तो ये इसकी हमारी कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें नोट्स में प्रॉपर्ली लिखी हुई हैं, आप लोग को बस इसी फॉर्म में लिख के आना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका अपीयरेंस क्या होता है, मतलब कि हमारे दिखने में कैसा होता है जो सॉल्ट होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कलरलेस होता है एंड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आप लोग नमक यूज़ करते हैं तो आप लोग को पता होगा ना कि हमारा वाइट कलर का होता है, मतलब वाइट क्रिस्टल टाइप में होता है, एकदम सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब इसका जो ऑर्डर, ये हमारा ऑर्डरलेस होता है। नमक में तो कोई स्मेल होती नहीं है, वो हमारा क्या होता है, एकदम ऑर्डरलेस होता है। एंड ये फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, ये वाटर में काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा क्रिस्टलाइन या फिर पाउडर फॉर्म में होता है, मतलब कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है या फिर ये हमारा एकदम पाउडर फॉर्म में। नमक आप लोग देखते होंगे ना कि अलग अलग रहता है, एकदम दानेदार, वो हमारा किसके फॉर्म में रहता है, पाउडर के फॉर्म में रहता है। अब जो सॉल्ट का जो pH रहता है ये हमारा 6.7 से 7.3 तक रहता है, यानी कि ना ही तो ज़्यादा एसिडिक है ना ही तो ज़्यादा बेसिक है, ये हमारा एकदम न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल की तरफ से जाता है। ठीक है, और ये हमारा एक टाइप का एक्वस सॉल्यूशन माना जाता है। अब इसका जो टेस्ट होता है ये हमारा बेसिकली क्या टेस्ट होता है, सॉल्टी, यानी कि नमकीन होता है इसका टेस्ट। ये हो जाती हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज़ आप लोग लिख के आ जाएंगे सॉल्ट के बारे में, तो इतना ये हमारा क्या है, सफिशिएंट रहेगा। अब हम देख लेते हैं इसका एसे, यानी कि इसकी हम टाइट्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग सिंपली ऐसे ही बना देंगे तो भी आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब शॉर्ट में हमने इसको आप लोग को लिख के रख रखा है, मतलब लिख के दे रखा है ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए और ईजी भी रहे आप लोग को पढ़ने में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क, ये हमारा थोड़ा बीकर टाइप का बन गया है, सॉरी। ठीक है, ये हमारा एक कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ऊपर से हमारा क्या हो गया, ये हमारा ब्यूरेट हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस कॉनिकल फ्लास्क में हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं 50 ml वाटर, मतलब कि 50 ml पानी ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या ले लेते हैं, 0.1 ग्राम ऑफ सैंपल, यानी कि अपना NaCl ले लेते हैं जो हमारा सैंपल है। फिर इस सैंपल को हम वाटर में मिक्स कर देंगे। अब इसके साथ साथ हम क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 1 ml ऑफ 0.1 N AgNO3, यानी कि 1 ml का हम 0.1 N लेते हैं अपना सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं नाइट्रिक एसिड अपना कितना, 3 ml। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं 5 ml ऑफ नाइट्रोबेंजीन एंड 2 ml ऑफ फेरिक अमोनियम सल्फेट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड करने के बाद वाटर में, ठीक है, इसी ये सैंपल के साथ ऐड करने के बाद इसको हम टाइट्रेट करा देते हैं किसके अगेंस्ट, यहाँ पे हम अमोनियम थायोसाइनेट के साथ इसको हम रिएक्ट मतलब कि टाइट्रेट कराते हैं। अब इतना बता देंगे, इतना लिखे आ जाएंगे, ये हमारा सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो एंड पॉइंट होगी वो हमको मिलेगी रेडिश येलो कलर की, और इसमें जो बेसिकली हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो हमारा होगा फिनोप्थिलीन वाला, और ये इसका हो जाता है कैलकुलेशन वाला पार्ट। अगर आप लोग याद कर सकते हैं, कैपेसिटी है याद करने की, तो आप लोग याद कर लीजिए, वरना इतना लिख देंगे आप लोग के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, ये हो जाता है इसका एसे। अब इसके हम यूजेस के बारे में बात कर ले, तो ये बेसिकली हमारा जो NaCl होता है ये हमारी डिहाइड्रेशन वगैरह जब हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है, और ये हमारी रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह भी काम करता है, यानी कि रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है या फिर यूज़ होता है हमारा NaCl। तो ये सभी कुछ हमारे सोडियम क्लोराइड के बारे में है। तो आई होप आप लोग को सोडियम क्लोराइड के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आता है तो आप लोग को सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिनोनिम्स, ये वगैरह मतलब सारी चीज़ें लिखेंगे आप लोग। इसके बाद इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारा कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, मतलब कि नेचुरल सोर्सेज। फिर इसके लेबोरेटरी मेथड में इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसकी रिएक्शन वगैरह आप लोग लिख दीजिएगा। बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, समझना है थोड़ा सा। फिर इसकी केमिकल रिएक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लिखिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखिएगा,
एस्से के बारे में लिखिएगा और इसकी लास्ट में यूजेस के बारे में लिख दीजिएगा। बस इतना सफिशिएंट है। अब चलिए हम सेकंड कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा है यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड। अब आप लोग को पता है पोटेशियम क्लोराइड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस पर हमारा स्टार्ट तो था नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग मतलब कि पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KCl, मॉलिक्यूलर वेट होता है 74.55 एंड सिनोनिम्स होता है पोटेशियम मोनेट। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये हमारे सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ इट्स मिनरल लाइक कॉर्नलाइट, यहाँ मतलब कि मिनरल जैसे कि हमारे कॉर्नलाइट होता है, ये मिनरल्स वहाँ से हमारे ऑब्टेन होता है। जैसे कि हमारा KCl हो गया, MgCl2 हो गया, .6H2O, ठीक है। अब इसको हम लेबोरेटरी फॉर्म में इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम KCl की रिएक्शन मतलब पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन या तो हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर देते हैं HCl के साथ, या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो अब जो है हमारा रिएक्शन में देखें तो ये हमारा जो K2CO3 है ये हमारा हो जाता है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। और जो हमारा KHCO3 है ये हमारा हो जाता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, इसको इधर लिखना था और इसको इधर लिखना था, ठीक है। तो चलिए मतलब चाहे इसको इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे चलिए हम समझ लेते हैं। तो जब मतलब पोटेशियम कार्बोनेट की जब हम रिएक्शन दोनों को ही यहाँ पे क्या करते हैं, हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे HCl के कितने मोल हैं, 2 मोल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, K को, ये हमारा K होता है, ठीक है, और ये हमारा होता है Cl। अब यहाँ पे हमारा ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या बना देगा, KCl बना देगा। इसके यहाँ पे 2 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, 2 KCl बन गया, प्लस और यहाँ से जो हमारा H है और यहाँ पे क्या है हमारा H और ये हमारा 2, ठीक है। और यहाँ इसका ये हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2O, ये वाटर निकल गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। मतलब कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ये एरो है इट मीन्स ये गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर निकला और यहाँ से हमारी जो CO2 यहाँ के 1 मोल यहाँ से हटा तो वाटर में आ गया। यहाँ पे CO2 यहाँ से हमारा यहाँ पे गैस के फॉर्म में निकल जाएगी। अब यहाँ पे हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह क्या होगा, ये हमारा K और ये हमारा Cl निकल जाएगा जो हमको बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा KCl बन जाएगा, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा वाटर यहाँ से निकल जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे यहाँ से निकल जाएगी। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, उसकी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस अब रिएक्शन आप लोग याद कर लीजिए, बाकी ये जो मटेरियल थोड़ा बहुत तो आप लोग लिख के आ ही सकते हैं। अब इसके हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में देख लेते हैं। यानी कि जो हमारा KCl है, अगर हम इसको डिसोसिएशन करते हैं, मतलब कि पोटेशियम क्लोराइड है, अगर हम डिसोसिएट इसको हम कर देंगे तो ये हमारा किसमें निकल जाता है, NaCl प्लस K पॉजिटिव में निकल जाता है, ठीक है। मतलब ये टूट जाता है ना, तो ये हमारा NaCl यहाँ पे जैसे इसकी रिएक्शन कराया जो टूटा तो ये हमारा क्या हो गया, Na, ये हमारा Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पे NaCl हो जाएगा, और ये हमारा K पॉजिटिव यहाँ से हमारा निकल जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है जब KCl Na पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। ये हमारा KCl ये हमारा NaCl बना देता है, यहाँ पे हमारा जो मतलब NaCl होता है ये हमारे K पॉजिटिव के यहाँ से रिप्लेस कर देता है, ये हमारे K पॉजिटिव जो होता है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। इसकी हमारी हो जाती है केमिकल रिएक्शन। अब चलिए इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड इसका अपीयरेंस होता है, मतलब दिखने में हमारे क्रिस्टलाइन वाइट सॉलिड के होते हैं, ठीक है। ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। इसका जो टेस्ट होता है सेलाइन या फिर सॉल्टी होता है, यानी कि नमकीन होता है, ठीक है। और इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये हमारा लेस सॉल्युबल देन NaCl, मतलब कि हमारा जो नमक होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी अच्छी होती है। ये हमारा सॉल्युबिलिटी इसकी जो होती है हमारे NaCl से कम होती है इसमें, ठीक है। और ये हमारा सॉल्युबल इन ग्लिसरीन एंड ईथर, ये हमारे वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो ग्लिसरीन एंड ईथर में काफ़ी अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। अब इसका जो pH होता है इट्स 10% एक्वस सोल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस पेपर, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इसका जो pH है ये हमारा एक तरीके से न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। अब इसके हम यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है। उसमें हेल्प करते हैं हमको, एंड ऑल्सो यूज टू क्योर मेंटल डिसऑर्डर एंड माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक टाइप की डिजीज़ होती है जिसमें ये हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, और जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसमें भी उसको क्योर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये इसकी कुछ यूजेस हो जाते हैं। तो आई होप आप लोग को पोटेशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा यहाँ पे थर्ड आ जाता है, ये भी हमारा काफ़ी ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की तरह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारा कंपाउंड जो कि हमारा क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि हमारा C12H22O14C8.H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 430.373। इसका जो सिनोनिम्स है
ये हमारा है कैल्शियम सॉल्ट एंड डी ग्लूकोनिक एसिड। तो ये हमारा बेसिकली ग्लूकोनिक एसिड है, मतलब एक टाइप का ग्लूकोनिक एसिड होता है। ये हमारा उसका कैल्शियम सॉल्ट होता है, जो कि हमारा लगभग 9% ऑफ कैल्शियम आयंस को यहाँ पे क्या करता है, कंटेन करता है। Ca2+ को यहाँ पे मतलब कैल्शियम आयंस को यहाँ पे कंटेन करता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड होता है, इसमें हमारे लगभग 9% ऑफ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब ये कोई कैल्शियम ग्लूकोनेट को पीता है तो यहाँ पे हमारी जो कैल्शियम की कमी हो जाती है वो हमारी पूरी हो जाती है। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो जब हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखें तो जो हमारा ग्लूकोनिक एसिड होता है सोल्यूशन, इसको हम हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में। और यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको हम थोड़ा एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। इसके बाद इसको हम फिल्टर कर देते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट क्रिस्टल फॉर्म में। यहाँ पे हमको पूरा कैल्शियम ग्लूकोनेट का सोल्यूशन हमको मिल जाता है। तो इसकी हम अगर रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो ये हमारा थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाती है इसकी रिएक्शन। तो रिएक्शन में सिंपल से हमारे दो सॉल्यूशन होगा, एक हमारा होगा ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, और एक हमारा होगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली ग्लूकोनिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे हम रिएक्शन करवाते हैं। तो एक तो तरीका इसका ये होता है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एक तरीका होता है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो ये फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा होता है ग्लूकोनिक एसिड का, और इसको हम रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हम किसके दो, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसके ग्लूकोनिक एसिड के 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम क्या कराते हैं, यहाँ से हमारा जो H होता है ये हो जाता है रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे COO नेगेटिव लगा हुआ है। इट मीन्स हमारा ये जो H है ये यहाँ से हमारा रिलीज हो गया है। फिर यहाँ से H जब रिलीज होगा तो यहाँ के इसका 2 मोल था, तो ये हमारा जो 2 मोल लगा ये हमारा इधर आ जाएगा। अब यहाँ का जो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो इसका ये जो कैल्शियम था ये हमारा आ जाएगा इधर अटैच हो जाएगा, मतलब कि Ca2+ ये हमारा इधर अटैच हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा कैल्शियम इधर अटैच हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, CO3 बचा, ठीक है। और यहाँ से हमारा एक H रिलीज हुआ, तो जो हमारा यहाँ पे H है वो कितना निकलेगा, 1 निकलेगा, फिर 2। यहाँ पे हमारे इसके ग्लूकोनिक एसिड के कितने 2 मोल है, तो यहाँ पे हमारा जो H है ये हमारा बेसिकली 2 निकलेगा। तो मान लीजिए यहाँ से जो हमारा 2H निकले, ठीक है। अब यहाँ पे 2H हो जाएंगे तो H एक हमारा एक H इधर लिखेंगे, और यहाँ पे जो CO2 है तो यहाँ पे CO3 है, तो यहाँ से एक O जो होगा ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक O इधर आ जाएगा, तो H हमारे कितने 2 हैं, तो यहाँ पे H2O हो जाएगा, और यहाँ का एक O इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये हमारा वाटर यहाँ से निकल जाता है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे जब एक O निकला तो ये हमारा कितना बचा, CO2 बचा। तो यहाँ पे हमारा ये जो गैस होगी ये गैस के फॉर्म में मतलब रिलीज हो जाएगी, तो यहाँ पे CO2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी, यहाँ से वाटर हमारा निकल जाएगा। ये होता है इसका सिंपल सा फंडा। तो कुछ नहीं था, बस यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड लेना है, इसको आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा, और हमारी यहाँ से गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, और यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो ये हो जाती है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये हो जाती है इसकी रिएक्शन। सिंपल से आप लोग याद कर सकते हैं इसको आराम से, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है, ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, इसका कोई भी टेस्ट भी नहीं होता है, और ये हमारा इजीली सॉल्युबल हो जाता है हमारा वाटर में, लेकिन अल्कोहल में ही हमारा इनसॉल्युबल रहता है। अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। इसका जो pH होता है ये हमारा बिल्कुल भी न्यूट्रल होता है एट द लिटमस पेपर, मतलब लिटमस पेपर पे हमारा क्या है, एकदम न्यूट्रल होता है इसका जो pH होता है। अब इसके हम केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली हम ये करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाया था, इसको मतलब उल्टा कर देंगे इस रिएक्शन को। यहाँ पे हमने ग्लूकोनिक एसिड से हमने क्या बनाया, यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट बनाया। अब केमिकल रिएक्शन में सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मतलब किसमें कर देंगे, ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा इसको हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, 2HCl कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो जैसे यहाँ पे हमारा एक H निकल गया था ना, ये रिलीज हुआ था, तो ये H जो होगा ये हमारा वापस आ जाएगा, यहाँ पे H हमारा लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा Ca ये हमारे कितने थे, कैल्शियम ये हमारा एक था, ठीक है, ये हमारी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम होगा ये हमारे Cl के साथ निकल जाएगा, तो ये हमारे 2 थे, तो यहाँ पे हो जाएगा CaCl2। यहाँ पे हमारा CaCl2 जो होगा वो हमारे यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा बन जाएगा ग्लूकोनिक एसिड।
अब इसको हम फिर से यहाँ पे रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे मतलब H2O की फॉर्म में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिख रहा है ये होता है हमारा ग्लूकोनोलेक्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है डी ग्लूकोनोलेक्टोन। तो ये हमारा बेसिकली जो कंपाउंड है डी ग्लूकोनोलेक्टोन, तो ये अगर याद करना है, ये इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर याद करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, बस आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लेंगे तो वो इतना ही सफिशिएंट होगा। यानी कि यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट को फिर से यहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, अब इसके केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसके लास्टली यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके एसे में। ठीक है, कि इसको हम कैसे यहाँ पे इसकी टाइट्रेशन कराते हैं। ये इसका कॉनिकल फ्लास्क बहुत छोटा सा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, ऊपर लेंगे ब्यूरेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 50 ml ऑफ वाटर यहाँ पे हम भर देते हैं अपने कॉनिकल फ्लास्क में। उसके बाद अपना हम सैंपल ले लेते हैं, जो सैंपल ले लेंगे 0.5 ग्राम, उसको हम मिक्स कर देते हैं 50 ml ऑफ वाटर में। और इस सैंपल के साथ साथ में आप लोग को 5 ml ऑफ 0.05 एम मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करना है। मतलब 5 ml का 0.05 एम यहाँ पे हमको क्या ऐड करना है, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके साथ यहाँ पे हम ले लेते हैं 10 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग अमोनियम सोल्यूशन। सैंपल के साथ इन सभी मटेरियल्स को यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं अपने कॉनिकल फ्लास्क में। उसके बाद जो हम इसमें इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो हमारा होगा मॉडरेन ब्लैक, ये इसका नाम ही होता है, मतलब कि इंडिकेटर का। तो इसको हम किसके साथ इसको हम टाइट्रेट कराते हैं, इसमें हम भर देते हैं ब्यूरेट में अपना भर देते हैं यहाँ पे 0.05 एम डाइसोडियम EDTA के साथ इसको हम टाइट्रेशन कराते हैं। फिर जो हमारा एंड पॉइंट आ जाता है डीप ब्लू कलर का। ठीक है, इसमें हमको जब डीप ब्लू कलर हमको मिल जाता है, इट मीन्स हमारी जो टाइट्रेशन होती है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये थे सारी हमारी कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, चाहे किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, फ्रीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।